फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला था पार्लियामेंट, लेकिन हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ क्वेश्चन हमारे सामने रखे हैं। हमने जिन केसेस का रेफर किया था शायद इमरजेंसी वाले मामलों में, एक तो था एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत का केस था, दूसरा AK गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस था। AK गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का 1950 का पहला केस था जो कोर्ट के सामने आया था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में, और तीसरा केस था मेनका गांधी का। ये तीनों केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि आर्टिकल 21 से रिलेटेड हैं, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, लेकिन सब में इश्यूज अलग अलग थे। तो मैं पहले आपके सामने बताता हूं कि एडीएम जबलपुर केस में क्या हुआ था। हाँ, एक चीज और, इन टॉपिक्स को मेंशन करने के पहले थोड़ा मैं बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है। देखिए, आर्टिकल 14 में रूल ऑफ लॉ है, लॉ अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ है, और सुप्रीम कोर्ट ने चिरंजीत लाल के केस में 1950 में इंटरप्रेट किया था कि इक्वलिटी के लिए जरूरी नहीं कि दो लोग प्रेजेंट हो, अनइक्वलिटी सिंगल केस में भी हो सकती है। अगर अगर सरकार अनरीजनेबल बिहेव करती है, अगर डिस्क्रिमिनेट करती है, अपने डिस्क्रिप्शन का मिसयूज करती है, और अगर आर्बिट्रेरीनेस शो करती है, डिस्पोटिज्म शो करती है। आर्बिट्रेरीनेस मतलब होता अहंकार, बिना सुने कोई निर्णय देना, बिना समझे बूझे कोई निर्णय देना, ये फिलॉसफी है आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच सहित कुल 7 फ्रीडम्स है, जिसमें एक को हटा दिया गया है। आर्टिकल 19(1)(f) जो राइट टू प्रॉपर्टी से था, इससे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन है। और इसके अलावा आप देखेंगे जो 6 क्लासेस हैं, 6 क्लासेस ये जो राइट्स हैं आर्टिकल 19 में एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिस्ट्रिक्टिव राइट्स हैं। इस पर स्टेट मतलब सरकार इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल होना चाहिए। तो जब रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल होना चाहिए तो कौन डिसाइड करेगा रीजनेबल है या नहीं है? तो ये पावर कोर्ट की होती है। तो आर्टिकल 19 में जब कभी भी आपको बोलने से रोका जाता है, आपके मूवमेंट को रोका जाता है, आपको ट्रेड एंड प्रोफेशन करने से रोका जाता है, तो हमेशा कोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, लेकिन आपको सुने बिना नहीं लगाएगी। ये थीम है आर्टिकल 19 की। तो जो रिस्ट्रिक्शन के प्रोविजंस है वो आर्टिकल 19(2) से लेकर के 6 में दिए गए हैं, डिफरेंट फ्रीडम्स के, डिफरेंट ग्राउंड है रिस्ट्रिक्शंस के। और तीसरा जो प्रोविजन इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में कहा गया है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अलावा आपको आपके जीवन से और स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। इसमें लाइफ एंड लिबर्टी 2 वर्ड हैं, इसको ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, जब हम फंडामेंटल राइट पे आएंगे तो डिस्कस करेंगे, मगर आपकी क्वेरी थी इसलिए मैं इसका जवाब आज दे रहा हूं। तो लाइफ एंड लिबर्टी, लाइफ तो बहुत बड़ी चीज हो गई, लाइफ में रोना है, हंसना है, गाना है, चलना है, डांस करना है, और कल्चरल एक्टिविटीज परफॉर्म करना है, सांस लेना है, पीने का पानी है, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन को रोकना है, ये सारी कुछ लाइफ का पार्ट है। जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहने ही नहीं बल्कि एक अच्छी जिंदगी के लिए, एक डिसेंट रेस्पेक्टफुल लाइफ के लिए जो भी जरूरी हो, वो आर्टिकल 21 आज आपको देता है। तो आर्टिकल 21 आपका ये होलिस्टिक प्रोविजन हो गया है, जिसमें सारे फंडामेंटल राइट्स कवर हो जा रहे हैं। तो 21 अब लिंचपिन हो गया है। 21 एक जैसे रथ का पहिया की धुरी हो गई है, अगर उसको हटा दीजिए तो फंडामेंटल राइट खत्म हो जाता है। 21 की ये बात होती है। अब इसी के साथ एक और प्रोविजन है आर्टिकल 22, जिसको हम रिफर करेंगे क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन आएगा इन जजमेंट्स में, खासतौर से एडीएम जबलपुर के केस में और ये जो AK गोपाल के केस में, क्योंकि लिबर्टी बड़ी प्रीसियस होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसकी वैल्यूएबल होती है। और लेकिन जो लिबर्टी आपको दी गई है, दैट इज नॉट ए लाइसेंस, ये अनबिल्ड नहीं हो सकती, एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। तो जैसा आपने देखा आर्टिकल 19 में जो लिबर्टी दी गई है, उस पर रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल होना चाहिए, आर्टिकल 14 में रीजनेबल नेक्सस होना चाहिए, और आर्टिकल
22 में जो दिया गया है, ये कहा गया कि आर्टिकल 21 में जो लिबर्टी दी गई है उस पर रिस्ट्रिक्शन क्या हो सकता है, उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो 21 में जो लाइफ एंड लिबर्टी है वो प्रोटेक्टेड होगी, लेकिन जो उसके एक्सेप्शंस हैं, किन ग्राउंड पे लिबर्टी ली जा सकती है। तो जो आर्टिकल 22 के जो प्रोविजन है वो एक तरीके से देखा जाए तो आर्टिकल 21 को इम्प्लीमेंट करते हैं। और आर्टिकल 22 में दे लिया गया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। देखिए, दो वर्ड यूज किया गया है, अरेस्ट एंड डिटेंशन। दोनों में अंतर क्या है? अरेस्ट एक प्रोसीजर है, जब किसी को आप डिटेन करते हैं, किसी को अपने कंट्रोल में लेते हैं, पुलिस लेती है, सरकार लेती है, उसे कहते हैं अरेस्ट। उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसका एक प्रोसीजर दिया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 46 में। उस प्रोसीजर के बियॉन्ड जाकर के कोई अरेस्ट नहीं हो सकता। अगर सेक्शन 46 का प्रोसीजर फॉलो किए बिना अरेस्ट करेंगे तो अरेस्ट इलीगल हो जाएगा, और अगर अरेस्ट इलीगल है तो डिटेंशन भी इलीगल होगा। तो पहले अरेस्ट करेंगे, अरेस्ट करने के बाद तब डिटेन करेंगे। तो आर्टिकल 22 जो बात करते हैं वो कहते हैं एग्जीक्यूटिव डिटेंशन की। दो तरह का डिटेंशन होता है या दो तरह का अरेस्ट होता है। एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करती है, और जो सीआरपीसी है सेक्शन 46 है वो क्यूरेटिव डिटेंशन की बात करती है। तो आर्टिकल 22 वहां अप्लाई होगा जहां किसी को अपराध करने से रोकना है। यह प्रोविजन सीआरपीसी में दिया गया है सेक्शन 106 से लेकर के 122 में। लेकिन यहां पर हम अलग से बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है। सरकार अगर चाहती है कि किसी को अंदर कर दिया जाए और वो कुछ खुराफात न करने पाए, तोड़फोड़ न करने पाए, एंटी नेशनल एक्टिविटीज न परफॉर्म करने पाए, इस कंट्री की सॉवरेनिटी खतरा न बनने पाए, टेररिज्म एक्टिविटीज इन्वॉल्व न होने पाए, उसे पहले ही कुछ करने से पहले उसे डिटेन कर देती, अंदर कर देती है। आप देखेंगे लेकर के, ये बहुत कॉमन चीजें हैं डिटेंशन प्रिवेंटिव का। और सरकार के पास बहुत सारे ऑप्शन होते, जैसे मान लीजिए 1992 का अयोध्या मंदिर जब टूट रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. आडवाणी सहित कई लोगों को डिटेन कर लिया था। मतलब एक तरीके से देखा जाए डिटेंशन चाहे हाउस अरेस्ट हो चाहे जेल में हो, लेकिन वो कुछ करने से पहले सरकार अगर चाहती कुछ न करने पाएंगे तो उन्हें डिटेन कर देती है, उन्हें अरेस्ट करती है और अल्टीमेटली उन्हें कन्फाइन कर देती है, कहते हैं कन्फाइनमेंट। तो आर्टिकल 22 दूसरा जो हम यहाँ पर केवल प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करते हैं, तो जो डिटेंशन करते हैं वो कुछ अपराध करने से पहले ही किसी व्यक्ति को डिटेन कर दिया जाता है। लेकिन उसमें भी कुछ सेफ गार्ड्स हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 से बड़ा आर्टिकल 22 नहीं है। आर्टिकल 22 आर्टिकल 21 का ही एक फेज है। आर्टिकल 21 में लिबर्टी का प्रोटेक्शन कैसे होगा, उसका मिसयूज रोका कैसे जाएगा, वो तरीका दिया गया आर्टिकल 22 में। तो आर्टिकल 22 क्या कह रहा है? नो पर्सन हु इज अरेस्टेड shall be detained in custody without being informed as soon as may be on the grounds of for such arrest, nor shall be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice। ये चार राइट देती है आर्टिकल 22 क्लास 1 किसी भी डिटेन्यू को, किसी भी अरेस्टी को जिसे अरेस्ट किया गया, चार राइट देती है। पहले ये कि उसे सूचित किए बिना अरेस्ट नहीं किया जाएगा। सूचित क्या किया जाएगा? हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। और दूसरा है, जब जैसे ही संभव हो उसे अपने वकील से या अपने लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करने का अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। मैंडेटरी है, जरूरी है। तो आप देखिए, अरेस्ट करने में आर्टिकल 21 में जो लिबर्टी दी गई है उसको लेने में छक्के छूटते हैं एग्जीक्यूटिव के। तो बिना सूचना दिए आपको अरेस्ट नहीं कर सकते। पुलिस आपके घर पहुंचेगी तो बताएगी साहब आपको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं लगा चले जाएगा पुराने जमाने की तरह। और जितनी जल्दी हो सके अंडर सर्कमस्टांसेस आपके वकील से कंसल्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी देगी। और तीसरा, कोर्ट में जब आप आएंगे, जब मैटर आएगा, जब आपको डिटेन कर लेंगे, जो जिस अथॉरिटी के सामने लाया जाएगा डिटेन करके, आपको अपना वकील करने का राइट दिया जाएगा जो आपकी चॉइस का होगा। ये तीन राइट दिए गए आर्टिकल 22 क्लास 1 में। तो बिना सूचना दिए, बिना वकील की सुविधा उपलब्ध कराए और बिना अपने काउंसलर से, अपने लॉयर से कंसल्ट किए आपको डिटेन नहीं किया जा सकता है। जैसे बहुत लोग देखते हैं, आप फिल्म देखते होंगे कि जब पुलिस जाती है तो पॉलिटिशियन कहता मुझे पहले वकील मुझे आने दो और अब जो मैं स्टेटमेंट दूंगा
मैं तभी चलूंगा जब हमारे वकील आ जाएगा, और पुलिस को उसका वेट करना पड़ता है लीगली, क्योंकि पुलिस का होना अब जरूरी हो गया है, सॉरी लायर का होना अब जरूरी हो गया है। जो दूसरा राइट दिया गया आर्टिकल 22(1) में, जहां तक संभव हो जिसको हमने डिटेन कर लिया है तो डिटेन करना पुलिस का काम है। मैं बता दूं आपको, अभी आगे आएगा भी कि पुलिस किसी को कस्टडी में ले सकती है मैक्सिमम 24 आवर्स की। ये प्रोविजन सीआरपीसी में भी दिया गया है, मगर वो डिटेल प्रोविजन नहीं आएंगे। तो 24 घंटे इसमें भी दिया गया है आर्टिकल 22 क्लास 2 में, जब आप डिटेन करेंगे उसे 24 घंटे के भीतर भीतर किसी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट मींस जुडिशियल मजिस्ट्रेट, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तो गिरफ्तार करेगा या उसके बिहार से पुलिस गिरफ्तार करेगी या सरकार का कोई और अधिकारी या कर्मचारी गिरफ्तार करेगा, डिटेन करेगा। जैसे डिटेन किया जाएगा 24 घंटे के भीतर भीतर उसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, नियरेस्ट मींस नियरेस्ट उस प्लेस से जहां पर डिटेंशन आपने किया है। रहने वाला मैं इलाहाबाद का, मुझे गिरफ्तार किया कलकत्ता में, तो कलकत्ता की जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगी वही हमारी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगी, उसके सामने 24 आवर्स के भीतर अरेस्ट किया जाएगा। और इसके बाद 24 घंटे के बाद वो तभी डिटेन होगा जब क्लास 3 की कंडीशन पूरी होगी। क्लास 3 में क्या लिखा गया है कि आपने डिटेन कर लिया, 24 घंटे बीतने से पहले ही या 24 घंटे जस्ट पास होने के बाद उसे लाया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने, और अगर मजिस्ट्रेट परमिट करेगा तो उसे फर्दर कस्टडी में रखा जाता है, और नहीं तो उसे बेल पर छोड़ दिया जाता है। अब जो ये जनरल कंडीशन होती है, जो सीआरपीसी में भी देखेंगे आप, हर लॉ में आप देखेंगे कि 24 आवर्स से ज्यादा पुलिस किसी को डिटेन करके नहीं रख सकती है। अब इसमें आर्टिकल 22 क्लास 3 की इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। इसमें लिखा गया है कि अगर किसी को डिटेन, किसी ऐसे व्यक्ति को सरकार डिटेन कर सकती है, डिटेंशन में रखा जा सकता है जो एनिमी एलियन है, और या जिसे हम डिटेन कर रहे हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में। ये दो प्रोविजन, तो एनिमी एलियन तो खत्म कर दीजिए, कोई एनिमी एलियन तो होता नहीं। कभी कभी पाकिस्तानी को आप अरेस्ट करते हैं, डिटेन करते हैं, लेकिन अब वो बहुत रेयर है। तो ज्यादातर 99.9% डिटेंशन हो रहे हैं वो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में हो रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ चाहिए, क्योंकि किसी को इलीगली अरेस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसा लॉ सरकार ने शुरू से ही बनाया, 1950 से ही। तो 1950 में एक था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 का, अब यहीं से गोपालन केस राइज होगा। तो 19 जब आप अरेस्ट करते हैं डिटेंशन में, तो ऐसे व्यक्ति को जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट किया जाता है उसे 24 घंटे के बाद लाया जाता है एक एडवाइजरी बोर्ड के सामने। देखिए जनरल प्रोसीजर में इसमें अलग आ गया है। जनरल प्रोसीजर में क्या होता है, एक मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है। इसमें कहाँ लाते हैं, एक एडवाइजरी बोर्ड बनती है जिसमें 5 जजेस की होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस होते हैं, रिटायर्ड भी होते हैं, कुछ सिटिंग भी होते हैं, और उसके सामने बताना पड़ता है स्टेट को, सरकार को, अरेस्ट करने वाले को, हमें अरेस्ट क्यों किया गया है। और उसे आधार जो अरेस्ट का होता है, जनरली आप देखेंगे कि जब किसी को अरेस्ट करते हैं तो उसको आप ग्राउंड बताना पड़ता है। सीआरपीसी के सेक्शन 50 में लिखा गया है ये। लेकिन जब किसी को डिटेन करते हैं तो उसे आधार बताना जरूरी नहीं होता। यही जिस्ट है इस केस का, देखिए गोपालन का, कि जब किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट करते हैं, डिटेन करते हैं, तो उसे कारण बताना, आधार बताना जरूरी नहीं होता। लेकिन जरूरी क्या है, उसे 24 आवर्स बीतने के बाद उसे एक लाते हैं एक एडवाइजरी बोर्ड के सामने, जहां पर मजिस्ट्रेट अगर परमिशन देगा, मजिस्ट्रेट अगर रिकमेंड करेगा, तभी उसे 3 महीने से ज्यादा का डिटेंशन में रखा जा सकता है, नहीं तो नहीं। और हर 3-3 महीने के बाद इस केस का रिव्यू होना चाहिए। लेकिन इसमें एक जो प्रोविजन दिया गया है इसी 22 क्लास 4 में, कि जब मजिस्ट्रेट का परमिशन मिल जाएगा 3 महीने के भीतर भीतर, कि आप ले आएंगे, एडवाइजरी बोर्ड के सामने ले आएंगे, और 3 महीने के भीतर भीतर, तो जनरल क्या है 24 आवर्स, इसमें डिटेंशन में 3 महीने के भीतर भीतर आपको एडवाइजरी बोर्ड के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और अगर 3 महीने के भीतर भीतर आपने प्रोड्यूस नहीं किया, तब वो डिटेंशन नल एंड वाइड हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इलीगल हो जाएगा। तो कभी कभी सरकार क्या करती है
कि नहीं छोड़ती है, इलीगलिटी की बात नहीं छोड़ती है। इसी के एक गोपालन कोर्ट हम देखेंगे चल करके, इसमें यही हुआ था। और एक पावर इसमें सरकार को और दी गई है कि 3 महीने के भीतर भीतर जब आपने प्रोड्यूस किया और 3 महीने के बाद जब उसने रिकमेंड किया कि हाँ ठीक है डिटेंशन लीगल है, तो कितना पीरियड तक डिटेंशन में रहेगा, ये पीरियड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। लेकिन इसी आर्टिकल 22 क्लास 4 में ये बता दिया गया है कि पार्लियामेंट को ये पावर है बनाने की, वो डिसाइड करे कि कितने पीरियड तक सरकार डिटेन कर सकती है। और यही एक डेंजरस प्रोविजन है जो आर्टिकल 22(4) को खतरनाक बना देती है। तो इसमें जो गोपालन का केस था, क्योंकि ये पावर दी गई स्टेट को, पार्लियामेंट को लॉ बनाने की, 3 महीने के भीतर अगर एडवाइजरी बोर्ड ने कह दिया कि आप इनको डिटेंशन में रख सकते हैं, तो डिटेंशन का पीरियड कितना होगा वो स्टेट फिक्स करेगी, सरकार फिक्स करेगी, पार्लियामेंट फिक्स करेगी, और वो फिक्स उस प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में किया जाता है। तो गोपालन केस में क्या था कि एक सेक्शन 11A था जिसमें डिटेंशन को कहा गया, कोई अगर पर्सन डिटेंशन में आता है तो उसे मैक्सिमम 12 महीने तक सरकार डिटेंशन में रख सकती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह था, जो मैंने कहा कि जो प्रोहिबिटिव प्रोविजन था, जो खतरनाक प्रोविजन था, यह था कि सरकार डिटेन करने के बाद ऐसे अरेस्टी को, ऐसे डिटेन्यू को कारण बताने के लिए, आधार बताने के लिए बाध्य नहीं है पब्लिक इंटरेस्ट में। पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए अगर रीजन बताएंगे तो उसे दुश्मनी निभा लेगा, भाई आपकी कंप्लेन आई है, तो रीजन और बेसिस, ग्राउंड्स न बताने के लिए सरकार आर्टिकल 22 क्लास 4 में आपको बाध्य नहीं है। ऐसे केस में, प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में, इस केस में यही हुआ था 1950 वाले में। तो जब गोपालन को ले आया गया कोर्ट के सामने, तो इसने इस प्रोसीजर को चैलेंज किया। ये आर्टिकल 32 में आया था, रिट पिटीशन में आया था, हैबियस कॉर्पस का केस ये भी है। जब कोर्ट के सामने गोपालन का वकील आया, उसने कहा कि हमारे पिटिशनर को, हमारे क्लाइंट को इन्होंने इलीगली डिटेन किया है। कोर्ट ने कहा कैसे इलीगल है? उन्होंने कहा कि अनरीजनेबल है, जो प्रोसीजर है अरेस्ट करने का वो गलत है। किसी भी पर्सन को 12 महीने तक विदाउट असाइनिंग एनी ग्राउंड, बिना किसी ग्राउंड के बताए उसे आप कैसे कर सकते हैं? ये तो आर्टिकल 21 का वायलेशन हुआ। तो आर्टिकल 21 का मतलब क्या निकला? लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को आपने डिप्राइव कर दिया बिना कारण बताए। तो कारण न बताना एक ऐसा प्रोसीजर है जो इस्टेब्लिश बाय लॉ नहीं है, जो इलीगल प्रोसीजर है, क्योंकि आप किसी को डिटेन तभी कर सकते हैं 21 में व्हेन देयर इज अ प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, अदरवाइज वो डिटेंशन या अरेस्ट वो इलीगल हो जाएगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया ये केस, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे, आप देखिए ये पहला केस था। तो नेचुरली जब पहला केस होता है तो इसमें 7 जजेस की बेंच थी, आसान मामला नहीं था। इसमें आप देखिए जस्टिस कानिया थे, फजल अली थे, और पतंजलि शास्त्री थे, एम.सी. दास थे, यशपाल मुखर्जी आदि, कुल 7 जजेस थे इसमें। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। जब जजेस की संख्या 5 हो या 5 से ज्यादा हो, उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी तो उसमें ये रखा है कि गोपालन ने हमें डिटेन बिना रीजन बताया किया गया है, सरकार ने कोई कारण नहीं बताया है, हमें चोरी की है, पाप किया है, डाका डाला है, तोड़फोड़ की है। एक्चुअली वो जो एक गोपालन थे, कम्युनिस्ट पार्टी का एक एक्टिव मेंबर था। बाद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एक गोपालन ने की थी इस डिटेंशन के बाद। तो जनरली कम्युनिस्ट पार्टी को कभी अच्छी निगाह से नहीं देखा गया इंडिया में, आज भी नहीं देखा जाता, क्योंकि माना जाता है कि उनका एफिलिएशन चाइना से है, माओ से तुंग से है। तो आज भी कम्युनिज्म को, हम कम्युनिस्ट जो मेंबर्स होते हैं उनको बहुत तवज्जो इंडिया में नहीं दिया जाता। तो एक ही गोपालन जो लाया गया, तो सरकार ने कहा कि ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज करता है और भारत को चाइना से, वेस्ट बंगाल को चाइना से मिलाने की बात करता है। उन्होंने कहा अरेस्ट कर दिया, उसको 12 महीने रखे रहो अंदर, देखा जाएगा फिर। और क्योंकि प्रोविजन है कि बिना ग्राउंड बताए आप डिटेन कर सकते हैं 12, इसलिए एडवाइजरी बोर्ड ने कहा भाई ठीक है, आप इनको डिटेन करिए बिना ग्राउंड बताए हुए। अब क्वेश्चन ये था, जब ये सुप्रीम कोर्ट, आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस का जुरिसडिक्शन है, हाई कोर्ट में आर्टिकल 26 में है, और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में फंडामेंटल राइट के खिलाफ
वायलेशन होने पर होता है। तो आर्टिकल 21 के खिलाफ जब ये पिटीशन फाइल किया गया है हाबेस कॉर्पस का, तो सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस में से जो मेजॉरिटी जजेस थे, आप समझिए कि फजल अली को छोड़ करके सारे जजेस 6 जजेस ने कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन दो बार चैलेंज किया। एक तो ये कि प्रिवेंटिव डिटेंशन इलीगल है क्योंकि आर्टिकल 21 का वायलेशन करता है, और दूसरा ये जो प्रोसीजर है डिटेन करने का ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यह क्योंकि स्टेब्लिश बाय लॉ नहीं है। लॉ जो प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब होता है प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय ए प्रोसीजर शुड बी रीजनेबल प्रोसीजर। गोपाल ने कहना यह था कि ऐसा क्या प्रोसीजर जो दिखावे का प्रोसीजर हो, जो नाटक किया जाए, ड्रामा किया जाए। सरकार ने कहा भाई हमने प्रोसीजर ले डाउन कर दिया, लेकिन कोर्ट नहीं मानी। 6 जजेस की बेंच ने कहा कि प्रोसीजर कैसा होगा, गलत होगा, सही होगा, कड़ा होगा, वीक होगा, सॉफ्ट होगा, ये पार्लियामेंट का काम है, हमारा काम नहीं है। और अगर आर्टिकल 22 क्लास 4 में पार्लियामेंट ने कह दिया है कि आपको बिना कारण बताए डिटेन किया जा सकता है और ऐसा डिटेंशन आपको 12 महीने तक किया जा सकता है, तो हम इसको रिव्यू करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि रिव्यू आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसमें यह नहीं लिखा गया है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट द रीजनेबल प्रोसीजर। केवल प्रोसीजर वर्ड यूज किया गया है, और प्रोसीजर कैसा होगा ये पार्लियामेंट की सुप्रीम पावर है, इसमें जुडिशरी इंटरफियर नहीं कर सकती। तो ये पहला केस था जिसमें जजेस ज्यादा इन्फ्लुएंस थे ब्रिटिश जजेस से, क्योंकि ब्रिटेन में भी जुडिशियल लेवल की पावर अगेंस्ट पार्लियामेंट जजेस को नहीं होती। तो ये हाई मार्क है, ये शो करता था, अगर आप में से किसी ने पढ़ा होगा थ्योरी जूरिस्प्रूडेंस में, तो ऑस्टिन की थ्योरी है। ऑस्टिन कहता है लाइज द कमांड ऑफ सॉवरेन। सॉवरेन में संप्रभु मतलब पार्लियामेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन जो भी है वो फाइनल होगा, उस पर हम रिव्यू नहीं कर पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट पार्लियामेंट से आया है और पार्लियामेंट को लॉ बनाने की अकेली पावर है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। देखिए पहला केस था, इसके बाद बहुत चेंजेस आए। 1950 का ये पहला कॉन्स्टिट्यूशनल केस था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपकी डिटेंशन को रिव्यू नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 21 में जो प्रोसीजर ले डाउन कर दिया पार्लियामेंट में वो हमारे परव्यू के बाहर है, इसकी रीजनेबिलिटी हम नहीं देख सकते, क्योंकि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट नहीं है। अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, 5th अमेंडमेंट में किया गया था कि किसी को अरेस्ट करने से पहले जो अरेस्ट करने का प्रोसीजर भी रीजनेबल हो और अरेस्ट करने के बाद डिटेंशन का प्रोसीजर रीजनेबल हो, जो लॉ बनाए अमेरिकन पार्लियामेंट दैट इज अमेरिकन कांग्रेस वो भी रीजनेबल हो। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की पावर अमेरिका की ज्यादा थी, और इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हमने तो ब्रिटिश से इनहेरिट किया है, टेक ओवर किया है, इसलिए जो पार्लियामेंट कहेगी उसके बाहर हम नहीं जा सकते, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। तो इसका जो नटशेल क्या था, इसका नटशेल ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, लॉ मींस पार्लियामेंट्री लॉ, उसको हम रिव्यू नहीं करेंगे, रीजनेबल है या अनरीजनेबल है, बात यहीं पर खत्म हो गई। और अब ये था A.K. गोपालन का केस, ये था प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस। इसके बाद आप देखिए बहुत सारे चेंजेस आएंगे अभी, क्योंकि देखिए जब आप छोटे होते हैं तो कुछ और सोचते हैं, जब ग्रो करने लगते हैं तो आपका ओपिनियन बदलने लगती है। आज से 50 साल पहले आप अपने फादर को डिसओबे करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, आज करते हैं, क्योंकि टाइम चेंज हो गया है, टाइम प्रूडेंस का आ गया है, आर्गू करने का आ गया है टाइम, फेयरनेस आ गई है। ऐसे ही जजेस के मन में भी 1950 में यह था कि हमने तो ब्रिटिश सिस्टम से टेक ओवर किया है, हमको पार्लियामेंट्री लॉ को रिव्यू करने की पावर नहीं है। इसी फिलॉसफी से सारे जजेस ऑब्सेस थे, और उन्होंने कहा कि जो प्रोसीजर है वो फेयर है या नहीं है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अगर कोई प्रोसीजर है तो हमको फॉलो करना पड़ेगा। हालांकि आप देखिए उसमें जस्टिस अय्यर कृष्णा अय्यर भी डिसएग्री कर रहे थे, और फजल अली तो बिल्कुल रिवोल्टिंग पोजीशन में आ गए, ये कौन सा लॉ बन रहा है, हम जजेस हम इतना भी नहीं कर सकते। मगर मेजॉरिटी जजमेंट से तो ये 5-2 का जजमेंट था, 5 जजेस एक तरफ, 2 जजेस एक तरफ, जस्टिस कृष्णा अय्यर और फजल अली एक तरफ थे। जो माइनॉरिटी जजमेंट थे इन्होंने कहा कि आर्टिकल 22 में आर्टिकल 20 डिटेंशन को हम आर्टिकल 21 की पावर में ले जाकर के रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जज ने कहा हम नहीं कर सकते।
अब हम आते इसी के कंटिन्यूशन में आते हैं मेनका गांधी केस में। मेनका गांधी केस के आते आते सुप्रीम कोर्ट पलटी मार गया, उलट गया, सोमरसॉल्ट कर गया। अब जिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 21 का जो प्रोसीजर है एस्टेब्लिश बाय लॉ, वो एस्टेब्लिश बाय लॉ पार्लियामेंट है। और आप देखेंगे कि जो लॉ बना पार्लियामेंट के खिलाफ आपको नेचुरल जस्टिस का राइट नहीं मिलता। नेचुरल जस्टिस का राइट केवल आपको एग्जीक्यूटिव अगेंस्ट मिलता है या ट्राइब्यूनल क्लेम के अगेंस्ट मिलता है, आपको फेयर हियरिंग का राइट मिलता है। लेकिन जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है, ऐसा कोई कन्वेंशन, ऐसा कोई रूल नहीं है, लॉ नहीं है जिससे पार्लियामेंट के सामने आपको सुनवाई का मौका दिया जा करके या ट्राइब्यूनल के सामने सुनवाई का मौका दिया जा सके पार्लियामेंट के खिलाफ किसी लॉ को चैलेंज करने के लिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो डेवलपमेंट्स हुए, आप देखेंगे कि 21 बहुत ही पुश बैक हो गया, पीछे चला गया, इसे कोई पूछने वाला नहीं था। ज्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी डेवलप हुई है वो आर्टिकल 14 और 19 और 31 पे डेवलप हुई है। अब तो 31 फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है, उसे हटा करके 44th अमेंडमेंट में 1978 में फंडामेंटल राइट के चैप्टर्स हटा करके आर्टिकल 300A के फॉर्म में केवल एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के फॉर्म में इस्टेब्लिश कर दिया गया है, इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। अब ये राइट टू प्रॉपर्टी स्वयं फंडामेंटल राइट थी। ए.के. गोपालन का जब केस आया तो इसके बाद भी क्या हुआ कि सरकार ने जो जमीनें सबकी टेक ओवर करने लगी, मिल बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, किसी पर्पस के लिए, तो ये जो चैलेंज हुआ रीजनेबल प्रोसीजर का, ये उन्हीं भी चैलेंज हुआ। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था आर.सी. कूपर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, बैंक नेशनलाइजेशन केस था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी की जमीन आप एक्वायर करते हैं तो बिना रीजनेबल कंपनसेशन, देखिए रीजनेबल वर्ड यहाँ पे आया, बिना रीजनेबल कंपनसेशन दिए उसकी जमीन को एक्वायर नहीं कर सकते। क्योंकि अगर किसी की जमीन लेंगे बिना फेयर हियरिंग के, बिना रीजनेबल कंपनसेशन के, तो खाएगा क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक हिंट दे दिया था कि जो खेती की जमीन आप लेते हैं, आप उसके राइट टू लाइफ एंड लिबर्टीज नहीं, लाइफ मीन्स लिवलीहुड से वंचित कर रहे हैं, इसलिए आप जो मुआवजा देंगे वो रीजनेबल होना चाहिए। बाद में कई केसेस आए, हम उससे नहीं जाएंगे, लेकिन जो डेवलप हुआ जो कॉन्सेप्ट रीजनेबलनेस का, वो इसी आर.सी. कूपर के केस में, फिर बेला बनर्जी का केस आया, वो सब वही बाद हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट में। तो इसमें जब ये केस आते आते आ गया 1976, इमरजेंसी आ गई। इमरजेंसी के बाद फिर आपने देखा 1977 में चुनाव हुए, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। जब चुनाव हार गई तो मोरारजी सरकार 1977 में आई, उसने शाह कमीशन बैठा दिया। ये मेनका गांधी की शुरुआत यहीं से हो गई। शाह कमीशन का पर्पज ये था कि जो इमरजेंसी के टाइम में एक्सेसेस कमिट किए गए हैं, जो टॉर्चर या एट्रोसिटीज कमिट की गई हैं, इमरजेंसी में लोगों को सताया गया है, प्रताड़ित किया गया है। कुछ लोग कहते थे कि लाल किले में एक ऐसा चैम्बर बनवा दिया था जिसमें लोगों को मारा जाता था, पीटा जाता था, बहुत लोगों को मार, हालांकि वो बात झूठी निकली बाद मिल करके। तो शाह कमीशन बैठाया गया। शाह कमीशन की गवाही देने के लिए मिसेस गांधी, उन्होंने गवाही तो दी नहीं, और मेनका गांधी को बुलाया जाना था। अब मोरारजी सरकार ने क्या किया, पासपोर्ट अथॉरिटी ने क्या किया, उनके वो एक मैगजीन निकाला करती थी सूर्या, उसके एडिटर हुआ करती थी। तो सूर्या मैगजीन निकालती थी, उनको अमेरिका से बुलावा आया कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, सेमिनार था। जब उनको जाना हुआ, अप्लाई किया वीसा के लिए, तो उनको वीजा नहीं दिया गया, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। सेक्शन 6 ऑफ पासपोर्ट एक्ट है, उसमें सॉरी सेक्शन 10 ऑफ द पासपोर्ट एक्ट है, उसमें सरकार आपके पासपोर्ट को पब्लिक इंटरेस्ट में, इंडियन सॉवरेनिटी को खतरा होने पर, दूसरे स्टेट से संबंध खराब होने पर, यही ग्राउंड जो आर्टिकल 19(2) से 6 में दिए गए हैं, आपके पासपोर्ट को जब्त कर सकती है। यह प्रोविजन दिया गया पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 10(3)(c) में। ठीक है, इसमें ग्राउंड दिए गए हैं, आपको पासपोर्ट देने से सरकार डिनाई कर सकती है, जैसे सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का मामला हो, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया खतरे में हो, दूसरे देशों से संबंध खराब होने, फ्रेंड रिलेशंस बिगड़ने खतरा हो किसी विदेशी से, या अदरवाइज पब्लिक इंटरेस्ट में हो। तो पासपोर्ट अथॉरिटी का कहना यह था कि आपका पासपोर्ट हम जब्त कर रहे हैं, आप बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपके जाने से आपका शाह कमीशन में आपका ओथ देना है, पता नहीं आप लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। उससे बड़ी चर्चा थी
कि इंदिरा गांधी देश छोड़ के भाग जाएंगी, पूरा पूरा परिवार भाग जाएगा। एनीवे, तो उसमें अप्रहेंशन में पासपोर्ट अथॉरिटी उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया और उनको बाहर जाने से रोक दिया। इसीलिए जब पिटीशन आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में आई मेनका गांधी लेकर के, उन्होंने चैलेंज किया कि हमको क्यों रोका जा रहा है, हमने ऐसा कौन सा काम किया जो देश के लिए खतरा है। मैं अपना प्रॉमिस, मैं बॉन्ड पर पेपर साइन करके जा रही हूँ, मैं लौटूंगी और शाह कमीशन को रिपोर्ट देंगी। इसमें प्रोविजन और भी है, अगर कोई मैटर किसी कोर्ट में या ट्राइब्यूनल के सामने पेंडिंग है, उसे भी बाहर जाने से रोका जा सकता है। आप देखेंगे कि जो बेल दिए जाते हैं सीआरपीसी में, उसमें भी कोर्ट एक कंडीशन लगा देती है कि बिना परमिशन के आप इंडिया छोड़ करके नहीं जाएंगे। ये पासपोर्ट एक्ट का ही प्रोविजन है, सेक्शन 10 क्लास 3 में लेकर के बहुत सारे ग्राउंड दिए गए हैं। अब कोर्ट के सामने मैटर आया, एक व्यू तो ये सरकार का व्यू ये था कि कोर्ट को पावर नहीं रिव्यू करने की। जो अब देखिए, अभी डिटेंशन प्रिवेंटिव का मामला नहीं है, ये मामला पासपोर्ट एक्ट का है। क्योंकि हम लिंक करना चाहते हैं इसको AK गोपालन के केस से, इसलिए इसको हम केस को भी ला रहे हैं। ADM डबल केस को बाद में डिस्कस करेंगे अभी चल करके, जिसमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं AK गोपालन के केस से। इस केस के सामने जब आया तो सबसे बड़ी चैलेंज सुप्रीम कोर्ट के सामने यह था कि उसने जजमेंट दिया था और 7 जजेस की बेंच में 5 ने जजमेंट दिया था कि आर्टिकल 21 कैन डिप्राइव एनी पर्सन विद लाइफ एंड लिबर्टी विद प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो कॉन्सेप्ट यही था कि जो प्रोसीजर लॉ एस्टेब्लिश करती है, पार्लियामेंट एस्टेब्लिश करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही बात को उलट दिया। देखिए, जस्टिस फजल अली मेजॉरिटी में थे अब यहाँ पर उस जमाने में, और इस केस में सारे जजेस, जो जजेस एक तरीके से देखा जाए ओपिनियन थी पूरी उलट गई है। जो मेनका गांधी के जजेस थे, ये में भी जस्टिस अहमद बेग थे, चंद्रचूड थे, कृष्णा अय्यर थे, भगवती थे, उंटवालिया साहब थे, और मुर्तजा अली साहब थे, फजल अली थे, और जस्टिस कैलासा थे। ये भी 7 जजेस की बेंच थी, वो भी 7 जजेस की बेंच थी। मगर इस बेंच ने मेजॉरिटी से नहीं, यूनानिमसली मेनका गांधी केस में कहा कि जो हमने 1950 में कहा था गोपालन में, वो गलत कहा था। पार्लियामेंट की पावर इतनी एब्सोल्यूट नहीं है कि किसी की लिबर्टी को हर्ट करे विदाउट एनी। अब देखिए, प्रोसीजर का सवाल नहीं है, ड्यू प्रोसीजर। पार्लियामेंट जो प्रोसीजर लॉ बना के एस्टेब्लिश करेगी, जो प्रोसीजर बनाएगी, वो प्रोसीजर केवल प्रोसीजर ना हो, वो प्रोसीजर रीजनेबल प्रोसीजर हो, फेयर प्रोसीजर हो, केवल फॉर्मल प्रोसीजर ना हो, केवल सेम्बलेंस ना हो, दिखावटी ना हो, बल्कि इट शुड बी रीजनेबल। और यही आर्टिकल 21 की फिलॉसफी है, आर्टिकल 14 की फिलॉसफी यही है। तभी उस प्रोसीजर में आर्बिट्रेरीनेस नहीं रहेगा, ह्यूमनिज्म रहेगी और रीजनेबिलिटी रहेगी। आज की दुनिया यही है। तो अब दोनों कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं गोपालन केस को। तो गोपालन केस में भी चैलेंज किया गया था आर्टिकल 14 को। आर्टिकल 14 में ए आर्बिट्रेरीनेस था, अनरीजनेबलनेस था, और अगर किसी को आप उसकी इक्वलिटी राइट से वायलेट करते हैं, डिप्राइव करते हैं, तो लॉ शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी, देयर शुड बी सम रीजनेबल कनेक्शन। रीजनेबल नेक्सस की थ्योरी होती है कि जो लॉ बनाते हैं, जब आप किसी की इक्वलिटी को, किसी के लाइफ को हर्ट करते हैं, तो उस जो लॉ है आपका, जो आर्बिट्रेरीनेस, जो इक्वलिटी है, उसमें लॉ में और आपका जो एक्ट है उसमें कोई संबंध सीधा होना चाहिए। देयर शुड बी रीजनेबल नेक्सस। तो अभी आपको समझने ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि फंडामेंटल डिस्कस नहीं किया है, लेकिन जब उन्होंने कहा कि उनका भी आर्टिकल 14 कैसे चैलेंज करेंगे, ये बात मैं कर रहा हूं कि गोपालन की आर्टिकल 14 अलग है, आर्टिकल 21 अलग है। ये गोपालन केस का मानना था, अगर कोई किसी को डिटेन किया जाता आर्टिकल 21 में, 22 में, तो आर्टिकल 14 का सहारा वो नहीं ले सकता, और आर्टिकल 21 में आप ले नहीं सकते क्योंकि आपका जो प्रोसीजर है डिटेंशन का वो एस्टेब्लिश बाय लॉ है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज थी, थीम, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आके गोपालन केस में। पहला तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट को अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज में सरकार ने जो लॉ बना दिया है, पार्लियामेंट जो लॉ बना दिया है, उसको, उसके क्लाजेस रीजनेबल है या अनरीजनेबल है, इसको रिव्यू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट को
नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, जो प्रोविजंस हैं, सारे प्रोविजंस अलग अलग हैं। आर्टिकल 14 अलग है, आर्टिकल 19 अलग है, 21 अलग है, 22 अलग है। जब आप किसी प्रोविजन को चैलेंज करेंगे कोर्ट के सामने, तो उस प्रोविजन को चैलेंज करिए। आप ये नहीं कर सकते कि आर्टिकल 21 आया तो 14 में हम रीजनेबिलिटी टेस्ट करेंगे, 19 टेस्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस प्रोविजन में आपको डिटेन किया गया है, आपकी लाइफ को डिप्राइव किया गया है, उसी प्रोविजन में आ करके आप रिलीफ क्लेम कर सकते हैं और नहीं ले सकते। और तीसरा पॉइंट जो था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेचुरल जस्टिस का जो राइट है वो अगेंस्ट एक्सिक्यूटिव मिलता है, अगेंस्ट सेमी एक्सिक्यूटिव ट्राइब्यूनल को मिलता है, लेकिन पार्लियामेंट के खिलाफ जो लॉ बनाती है उसमें हम रीजनेबिलिटी या नेचुरल जस्टिस नहीं देख सकते, और पार्लियामेंट लॉ सही है गलत है इसके आप चैलेंज नहीं कर सकते। ये 3 पॉइंट थे जो ए के गोपालन केस में हर्ट किए गए थे। अब आ जाइए मेनका गांधी केस में। मेनका गांधी केस में उलट दिया गया। मेनका गांधी केस में कहा कि आखिर लाइफ क्या है, क्योंकि देखिए 1978 और 1950 के बीच में बहुत सारे डेवलपमेंट हो चुके थे, जजेस बदल चुके थे। जो जजेस पुराने थे उन नया ब्लड सर्कुलेट करने लगा था, दुनिया ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हो चुकी थी, समझ चुके थे पूरी दुनिया में क्या हो रहा था, हमें क्या करना चाहिए। तो जजेस की ओपिनियन चेंज होने में एक फैक्टर ये था ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि बहुत सारे जजेस बाहर के जो अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन है, ब्रिटेन है, वहां की जो चेंज हो रहा था उस चेंज से वे अपने को अवेयर कर रहे थे, एक चीज। दूसरी चीज, पार्लियामेंट धीरे धीरे करके डिरोगेट हो रही थी, पार्लियामेंट का क्रिमिनलाइजेशन हो रहा था, अपराधीकरण हो रहा था, बहुत सारे अपराधी पार्लियामेंट में आने लगे थे। तो जजेस के लगा कि अगर ये अपराधी लॉ बना देंगे, अपराधी डिप्राइव लिबर्टी हर्ट करेंगे, तो क्या जो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं पार्लियामेंट में घुसने लगे हैं उन पर कैसे रोक लगाई जाए। तो उसने कहा कि आर्टिकल 21 आपको अनब्रिडल्ड पावर प्रोसीजर स्टेब्लिश करने का नहीं देता, बल्कि आपकी पावर लिमिटेड है। आप ऐसा प्रोसीजर बनाइए जो रीजनेबल हो। बहुत बड़ी बात थी, मतलब पार्लियामेंट को चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कि आप अगर किसी को डिटेन करेंगे कोई प्रोसीजर स्टेब्लिश करके, तो प्रोसीजर सही है या गलत है उसको कोर्ट देखेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यही। हाँ, तो अब अंतर क्या है दोनों केसेस में? पहला अंतर तो ये था कि हमने कहा था गोपालन केस में आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, 19 को सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग करके देखा और ये डिस्कस किया, ये डिसीजन दिया कि जिस प्रोविजन में चैलेंज आप करेंगे उसी प्रोविजन में रिलीफ आपको मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 14, 19, 21 ये तीनों सगे भाई हैं, ऑल 3 आर 1। तो जब अगर 21 वायलेट होगा तो 14 वायलेट होगा। अगर 21 में प्रोसीजर अनरीजनेबल है तो आर्टिकल 14 में नेक्सस अनरीजनेबल माना जाएगा। अगर आर्टिकल 21 में बिना प्रोसीजर अनरीजनेबल प्रोसीजर में अरेस्ट किया है तो माना जाएगा आप फिर किसी के फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को, किसी के फ्रीडम ऑफ स्पीच को अनरीजनेबल तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं आर्टिकल 19 में। तो अब अगर आर्टिकल 14 में मुकदमा लेके जाएंगे तो आर्टिकल 19 और 21 आपकी हेल्प करेगा। अगर आर्टिकल 21 में लेके जाएंगे आर्टिकल 14, 19 आपकी हेल्प करेंगे, और अगर आर्टिकल 19 में लेके जाएंगे आर्टिकल 14, 21 आपकी हेल्प करेंगे। ये तीनों जो प्रोविजंस हैं अब ये कोपैट्रिएट्स हो गए, एक धनुष हो गया। जैसे होता नहीं कि ट्रायंगल बनाते हैं, ये ट्रायंगल हमारी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो अब केवल आर्टिकल 21 ही नहीं बल्कि आर्टिकल 14 और 19 भी लिबर्टी का पार्ट हो गया। तो अब आर्टिकल 14 आप देखिए फ्रीडम लिबर्टी एक हो गई, तो कोई जनता दोनों में नहीं रहा। जब भी गवर्नमेंट आपको अनरीजनेबल तरीके से डिटेन करेगी, आपको बोलने से रोकेगी, आपके मूवमेंट को रोकेगी, आपको एसोसिएशन इकट्ठा नहीं होने देगी, आर्टिकल 19 में 21 में आप जा सकते हैं, क्योंकि सब कुछ लाइफ के पार्ट है। ऑल आर पार्ट ऑफ द राइट लाइफ। तो लाइफ की मीनिंग को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कहा कि बहुत बड़ी मीनिंग है, इसको हम कन्फाइन केवल डिटेंशन से अरेस्ट नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14, 19, 21 एक ही चट्टे बट्टे हैं, एक ही धनुष के 3 एंगल्स हैं, ट्रायंगल के 3 एंगल हैं, इनको अलग करके हम नहीं देख सकते। एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है प्रोसीजर की रीजनेबिलिटी को, भले वो प्रोसीजर पार्लियामेंट ने एस्टेब्लिश किया है। तो इवन इफ पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब्स द प्रोसीजर, दैट प्रोसीजर कैन नॉट बी अनफेयर, अनप्रोसीजरल। केवल दिखावे के ना हो,
बल्कि रियल में फेयर हो, और फेयर है या नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट इसे डिसाइड करेगी। ये दूसरा पॉइंट था सुप्रीम कोर्ट का मेनका गांधी के केस में। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें अलग किए थे, जो जजमेंट में बहुत सारे थे, लेकिन दो इंपॉर्टेंट जो एक गोपालन केस को उलट दे रहे हैं। एक गोपालन केस में बहुत जो अप्रोच था वो बहुत ही रिजिड था, ऑस्ट्रेलियन अप्रोच था, और मेनका गांधी केस में ये रियलिस्ट अप्रोच हो गया, अमेरिकन कोर्ट का अप्रोच हो गया। तो इंडिया में अब एक तरीके से देखा जाए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, रूल इज रीजनेबल। तो जो ड्यू है मतलब रीजनेबिलिटी है, केवल सब्सटेंटिव लॉ की नहीं होती बल्कि प्रोसीजरल लॉ की भी होती है, मतलब प्रोसीजर को भी रीजनेबल होना चाहिए। एक तो ये हेल्प किया। इससे तीसरा निष्कर्ष ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट की, देखिए यही हिंट दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे रिव्यू की जुडिशियल रिव्यू की पावर को चैलेंज नहीं कर सकते। जिसे बाद में आपने देखा केशव भारती केस में कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू की पावर, फिर इसके बाद के केस में मिलावट मिल केस में कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू की पावर कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, तो बाद में कहा गया। लेकिन मेनका गांधी केस में कह दिया गया आर्टिकल 21 जैसे प्रोसीजर में प्रोविजन में अगर आप किसी को डिटेन करते हैं, लाइफ एंड लिबर्टी का क्वेश्चन है, और आर्टिकल 22 में आप अनबिडल्ड नहीं जा सकते, आपको हम सांड नहीं होने देंगे कि आप जो चाहे सो कर लें, बल्कि आपकी लिमिटेशंस हैं, पार्लियामेंट की लिमिटेशंस हैं। कोई भी लॉ बनाएगी वो लॉ रीजनेबल हो, और क्योंकि जो आर्टिकल जो पासपोर्ट एक्ट का जो प्रोसीजर था, अब यहाँ बात है पासपोर्ट एक्ट में, तो पासपोर्ट एक्ट का जो सेक्शन 10(3) था उसमें यह था कि क्या किसी को पासपोर्ट को जब्त कर सकते बिना सुने हुए। अब देखिए पासपोर्ट एक्ट जो बनता है उसमें ट्राइब्यूनल है, वो एग्जीक्यूटिव करता है, पासपोर्ट ट्राइब्यूनल होता है। तो ट्राइब्यूनल ने कैसे रोक दिया उसको बिना समझे बूझे, उसने कहा कि पहले हमको सुनिए। तो यही क्वेश्चन था कि हम आपके पासपोर्ट को जब्त कर रहे हैं। उसने मेनका गांधी ने कहा मेरी लिबर्टी ले रहे हैं, मेरा फ्रीडम ऑफ ट्रेवल ले रहे हैं। तो फ्रीडम ऑफ ट्रेवल, इसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि क्या आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ मूवमेंट टू द फॉरेनर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तो नहीं है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूवमेंट इज पार्ट ऑफ 21, क्योंकि 1921 एक हो गए हैं, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 में हम कवर करेंगे बाहर जाने से रोकने के लिए। तो बाहर जाना, पार्टिसिपेट करना किसी पब्लिशर के लिए, किसी एकेडमिशियन के लिए उसकी लाइफ का पार्ट होता है। अगर उसको बाहर डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा बिना किसी कारण के, विदाउट एनी रीजन असाइन किए उसको, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, ये नेचुरल जस्टिस का वायलेशन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नेचुरल जस्टिस को इंट्रूड किया कि अगर लेजिस्लेशन कोई ऐसा लॉ बनाती है उसमें भी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई करेगा, और अगर उस लॉ को चैलेंज, उस लॉ के तहत किसी को रोका जाता है तो उसको सुनवाई का मौका दिए बिना आप उसकी लाइफ और लिबर्टी से खेल नहीं सकते हैं। यही था मेनका गांधी का केस। और मेनका गांधी केस में आने के बाद बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, क्योंकि पूरा जूरिस्प्रूडेंस चेंज हो गया, पार्लियामेंट नीचे चली गई, सुप्रीम कोर्ट ऊपर आ गई। और इसी मेनका गांधी जजमेंट के बाद क्रिमिनल जस्टिस में बहुत चेंज आया है। इसके बाद आप देखेंगे कि सुनील बत्रा का केस आया, फिर इसके बाद बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस आया। एनीवे वो सब हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें हम कि इसने पूरे इंडियन जूरिस्प्रूडेंस को बदल दिया और हमारी सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि हम रिव्यू कर सकते हैं, अगर आप किसी को डिटेन कर सकते हैं अगर प्रोसीजर अनरीजनेबल है, वेदर द प्रोसीजर मेड बाय पार्लियामेंट और एनी अदर बॉडी। तो पार्लियामेंट्री लॉ को भी पहली बार चैलेंज किया गया प्रोसीजर को इस केस में। अब तो इसके बाद बहुत आम बात हो गई लेकर के। ये था गोपालन और ये मेनका गांधी का केस। अब आप देखिए एडीएम जबलपुर का केस क्या था। एडीएम जबलपुर का केस था, ये भी प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस था। सेक्शन 11 ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 का पहला डिटेंशन एक्ट था। इसमें भी यही बात थी कि जब शिवा कांत को जब अरेस्ट किया गया, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया कई स्टेट्स में, तो अल्टीमेटली सारे हाई कोर्ट ने कहा, इसमें इसी जो इन्वॉल्व था वो ये था कि क्या इमरजेंसी के टाइम में अगर आर्टिकल 359 में आर्टिकल 21 सस्पेंडेड है जो था 75 में, और 19 ऑलरेडी सस्पेंडेड था क्योंकि आर्टिकल 358 में
प्रेसिडेंट को सुओ मोटो पावर जैसे ही लगती है इमरजेंसी, वैसे ही आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता अपने आप, और आर्टिकल 2021 को प्रेसिडेंट ने सस्पेंड कर दिया था। और देखिए तीनों राइट सस्पेंडेड थे, आर्टिकल 19 भी था, 20 भी था, 21 भी था। 21 एक अलग प्रोसीजर है जो कोर्ट को इंडिपेंडेंस देता है। आर्टिकल 20 थोड़ा बता दें आपको, उसमें 3 चार्जेस होते हैं 20 में। पहला तो ये होता है किसी भी व्यक्ति को ऐसे लॉ से पनिश नहीं किया जा सकता जो ऑफेंस करते समय नहीं था, मतलब बैक डेट में लॉ बना करके किसी को पनिश नहीं कर सकते या किसी को जेल नहीं डाल सकते हैं। जिस समय ऑफेंस किया गया उस वो लॉ प्रिवेल करना चाहिए। दूसरा, एक ही ऑफेंस के लिए किसी को 2 बार पनिश नहीं कर सकते। और तीसरा क्लास कहता है किसी को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए, विटनेस होने के लिए आप कंपेल नहीं कर सकते। तो इसको भी इग्नोर करते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो आर्टिकल 20 और 21 19 सस्पेंडेड थे, तो हमारा बेसिक कंसर्न 21 से ही है। क्योंकि देखिए बार बार जो क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, पहले केस में भी गोपालन केस में 21 का ही क्वेश्चन आया था, मेनका गांधी केस में 21 क्वेश्चन आया था। अब 75 का इमरजेंसी का दौर है, सस्पेंड कर दिया गया है। तो क्वेश्चन ये था कि क्या जो सस्पेंड कर दिया गया है आर्टिकल 2021, तो क्या रिट पिटीशन आर्टिकल 32 या 226 में, क्योंकि रिट पिटीशन 226 में कब फाइल होती है, अगेंस्ट फंडामेंटल राइट। तो जो फंडामेंटल राइट सस्पेंड है तो इन्फोर्समेंट किस राइट का होगा, यही क्वेश्चन था। तो हाई कोर्ट ने बहुत सारे हाई कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 226 में, क्योंकि लोग हाई कोर्ट में बंद किए गए थे, सरकार को पावर मिल गई थी कि 12 महीने तक बिना कारण बताए किसी को जेल में डाल सकती है, और 12 महीने के बाद तब फिर वो रिव्यू करेगी। अब यही सवाल था कि 12 महीने के बाद उसने रिव्यू नहीं किया, 18 महीने हो गया, 20 महीने हो गया, तो जब रिव्यू नहीं किया तो 21 का वायलेशन हुआ, 22 का लॉ बना करके 21 को वायलेट किया। तो सुप्रीम कोर्ट में जब सारे केसेस आए कंपाइल होकर के, पूल होकर के एक साथ, तो सुप्रीम कोर्ट ने अनफॉर्चुनेटली ये कह दिया कि जब आपका राइट सस्पेंडेड है 21 का, तब आप हैबियस कॉर्पस आर्टिकल 32 या 226 में नहीं जा सकते। इसे धब्बा माना जाता है हमारे जुडिशरी का, ब्लैक पीरियड था। इसमें चीफ जस्टिस ए एन रे थे, इसके अलावा जस्टिस एच एम बेग थे, भगवती थे, वाई चंद्रचूड़ थे। इसमें आप देखेंगे कि सारे जजेस एक्सेप्ट एच आर खन्ना भी थे। एच आर खन्ना को बाद में देखिए, एच आर खन्ना को सुपरसीड कर दिया गया ए एन रे से। एच आर खन्ना सीनियर थे, ए एन रे जूनियर थे, मगर ए एन रे को बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया, एच आर खन्ना को रिजाइन करना पड़ा था, ये था। तो एच आर खन्ना को छोड़ करके जिन्होंने डिसेंडिंग ओपिनियन दी थी, सारे जजेस ने कहा कि अगर राइट फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड है, 21 सस्पेंडेड है, तो आप कोर्ट में डिटेंशन के अगेंस्ट में नहीं जा सकते। ये बहुत बड़ी खराब बात थी। और इसीलिए देखिए इसमें 2 जजेस जैसे पी एन भगवती, ये 75 का केस है, और 2011 में कुछ नेशनल लाइव यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स उनका इंटरव्यू लेने गए थे कि साहब आपने जजमेंट दिया था, कितना खराब जजमेंट दिया था। क्योंकि बाद में जजमेंट भगवती के जो आए हैं, मधुआ मुक्ति मोर्चा वगैरह, बहुत अच्छे जजमेंट्स हैं वो। उन्होंने कहा मैंने बहुत बड़ी गलती की थी मेरे लाइफ में, मैं उसके लिए क्षमा मानता हूँ, रिपेंट करता हूँ उसके लिए। इसके बाद बहुत बुढ़े हो गए थे वो, जब फिर उनसे पूछने गए लोग, उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं मैंने क्या जजमेंट दिया था, उनकी याददाश्त खराब हो चुकी थी। तो हमारे कहने का मतलब ये था कि जजेस गलती करते हैं, बाद में रिपेंट भी करते हैं और उसको करेक्ट भी करते हैं। तो जस्टिस पी एन भगवती ने जो गलतियां की थी जबलपुर केस में, उन्होंने बहुत सारे केसेस में उसको ठीक किया है, करेक्ट किया उसको लेकर के। और अब वाई बी चंद्रचूड़ थे, उनके लड़के आजकल हैं डी बी चंद्रचूड़, जो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, और उन्होंने अपने फादर की मिस्टेक को रेक्टिफाई किया है 2000, ये मतलब पूरी जजेस ने रेक्टिफाई किया है। ये पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, आधार केस का कोर्ट था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप राइट टू लाइफ को, राइट टू प्राइवेसी को नहीं छीन सकते बिना रीजनेबल प्रोसीजर बनाए हुए। इसमें आधार कार्ड जबरदस्ती कर दिया गया था, कंपल कर दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर शुड बी सम प्रोसीजर जिससे कि डाटा लीक ना हो। जब तक आप प्रोसीजर नहीं बनाते ऐसा, तब तक आप आधार कार्ड को ओपन करने के लिए किसी से नहीं कर सकते, चाहे बैंक हो चाहे मोबाइल हो। तो बाद में सरकार ने लॉ बना करके डाटा प्रोटेक्शन का लॉ बनाया, तब जाकर के आधार कार्ड
अलाउ किया गया। ये पुट्टुस्वामी का केस था 2017 का, जिसमें वाई चंद्रू साहब ने कहा मेरे फादर ने बहुत बड़ी गलती की थी जो एडीएन जगलू केस में, मैं इसके लिए उनकी गलती को मैं ठीक करता हूँ। तो ये जो बेंच थी पुट्टुस्वामी के केस में, इसमें जस्टिस नज़ीर अहमद थे, जस्टिस खेखर थे, जस्टिस चंद्रचूड़ थे ही, उन्होंने इस जजमेंट को डीटो किया, जजमेंट को अफर्म किया मेनका गांधी के केस को कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है आर्टिकल 21 को रिव्यू कर सकते हैं, आर्टिकल 21 में किसी को डिटेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ केस 2017 में डिटेंशन का नहीं था, ये केस था राइट टू प्राइवेसी का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फार्मूला वही अप्लाई किया कि सारे राइट्स आर्टिकल 14, 19, 21 को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, अलग अलग नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ऑल आर दी सेम और सिमिलर राइट्स। और कॉन्स्टिट्यूशन का इंटेंशन यही था, लोगों को लिबर्टी हो, चाहे बोलने की लिबर्टी हो, चाहे खाने की लिबर्टी हो, चाहे डाटा देने की लिबर्टी हो, वो लिबर्टी होना चाहिए और तभी छीन सकते हैं जब कोई प्रोसीजर एस्टेब्लिश हो प्रॉपर तरीके से। तो एडीएन जगलू के केस में क्वेश्चन यही था कि अगर 2021 सस्पेंडेड है तो क्या 32 और 226 में कोर्ट में जा सकते हैं। इसमें मेजॉरिटी ने कहा था नहीं जा सकते और इसीलिए इसे खराब जजमेंट माना जाता है। बाकी केसेस में जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने इस अपने जजमेंट को रिव्यू किया है कई केसेस में। अब जब आप देखेंगे फंडामेंटल राइट में, तो ये कहानी थी 3 जजमेंट्स की, क्योंकि आप में से कुछ ने रिक्वेस्ट किया था हमसे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और दरअसल मैं इसको चाहता था फंडामेंटल राइट के साथ ले आना, तो थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते, लेकिन कोई बात नहीं। और इसके अलावा जो प्रॉब्लम किसी को आती है तो हमारे व्हाट्सएप पर आप कमेंट करेंगे, ये समझ में नहीं है हमारे, तो फिर उसी हिसाब से, क्योंकि देखिए पर्सनली डिस्कस करना पॉसिबल नहीं हो पाता, और हम अगले लेक्चर में उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।